जय हिंद। फिलोसॉफी के अपने वीडियो सीरीज में हमने अभी तक बुद्धिज्म से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जिसमें से बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग जो कि 4 नोबल ट्रूथ से डिराइव होता है, और प्रतीति समुत्पाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से वो डिराइव हुआ था। हम बुद्धिज्म के इसी सीरीज में आज थर्ड पार्ट में, बुद्धिज्म के इस फिलोसॉफी के इस सीरीज के थर्ड पार्ट में लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन के कंसेप्ट को और अच्छे से डिटेल से कवर करेंगे, जिसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे सिलेबस का बचा हुआ है वो क्षणिकवाद और अनात्मवाद, उसको आज इसमें कवर करेंगे। हमने देखा था लास्ट अपने वीडियो में जो लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन है वो बेसिकली हमें प्रूव करता है कि सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के बीच का मध्यम मार्ग जो प्रतीति समुत्पाद है, प्रतीति समुत्पाद, उसको डिराइव करने के लिए ये हेल्पफुल था। जब हम लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से आगे बढ़ते हैं, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तब हमें चार चीजें निकलकर सामने आती हैं। लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से चार चीजें डिराइव होती हैं, द डेरिवेशंस फ्रॉम लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, और यू कैन से डेरिवेशंस फ्रॉम प्रतीति समुत्पाद। वहीं से चार चीजें निकलकर सामने आएंगी। वो क्या क्या है हमारे? सबसे पहला है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद कहीं कहीं ये आपको क्षणभंगवाद के नाम से भी मिलेगा। हिंदी में क्षणभंगवाद कहा जाता है, और इंग्लिश में थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद, क्षणभंगवाद, कहीं कहीं हिंदी में आपको एक क्षणभंगुरवाद भी देखने को मिलेगा। तीनों का मतलब एक ही है, क्षणिकवाद, क्षणभंगवाद या फिर क्षणभंगुरवाद। अभी इसको समझते हैं। दूसरा चीज जो डिराइव होता है वो है अनात्मवाद। अनात्मवाद, इसी का एक और नाम है नैरात्मवाद। नैरात्मवाद ये क्या है अभी से समझते हैं। नैरात्मवाद या फिर अनात्मवाद के बाद हमारा नेक्स्ट है संघटवाद। संघटवाद, देखिए कि मैटर कैसे रियल है या अनरियल। और फिर इसी से हमारा चौथा पॉइंट डिराइव होता है अर्थ क्रिया। अर्थ क्रिया, फिर यहां पर हाइफन होगा, जैसे यहां पर हमने हाइफन लगाया है, ये अर्थ क्रिया करित्व। अर्थ क्रिया करित्व, ये चार चीजें लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से निकलकर बाहर आती है, या कह लीजिए प्रतीति समुत्पाद के बाद ये चार चीजें अब डिराइव होंगी। एक एक करके अभी से समझते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से ये दोनों टॉपिक जो है क्षणिकवाद और अनात्मवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस में यही दिया हुआ है, पहला क्षणिकवाद और दूसरा अनात्मवाद। चलिए अभी से इन दोनों को समझते हैं। इन दोनों में इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस के हिसाब से कम है, हम इसे थोड़ा सा समझ लेंगे लास्ट में एक एक लाइन में। अभी पहले समझते हैं क्षणिकवाद को। मैं इसे रफ कर रहा हूं। पहला क्षणिकवाद। क्षणिकवाद जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा मोमेंटरीनेस। क्षणिकवाद, या फिर इंग्लिश में इसके लिए एक टर्म है मोमेंटरीनेस। ये कंसेप्ट ये कहता है कि हर चीज क्षण मात्र के लिए है, थोड़े समय के लिए है, विद इन अ मोमेंट, विद इन अ सेकेंड चीजें बदलती रहती है। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने चारों तरफ हर चीज को, ऐसे देखने में आपको लगेगा कि सब चीज स्थिर है, सब चीज परमानेंट है, नॉर्मल है, नेचुरल है,
लेकिन नहीं, हर चीज, हर क्षण, प्रत्येक समय, एवरी सेकेंड, एवरीथिंग इज बीइंग चेंजिंग। तो फिर हमें पता क्यों नहीं चलता? जैसे एग्जांपल लीजिए, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, आपने खरीद करके लाया और वो चल रहा है। जिस दिन आप खरीद करके लाए थे, 1 महीने बाद आपको देखने में सेम लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और एक दिन आपको पता चलता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो डब्बा हो चुका है। बस वो थोड़े ज्यादा लंबे समय तक के लिए है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि वो एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। जैसे इस बिल्डिंग की बात करें, इस बिल्डिंग में इसका नॉर्मल लाइफ टाइम 75 टू 80 ईयर्स के आसपास है, लेकिन जब तक हम इसमें भी हैं, जब से ये बना है, तब तक हमें इसके डिग्रेडेशन का एहसास नहीं हो रहा है। एवरी सेकंड जो इसमें चेंजेस हो रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, और अचानक से 70-80 साल बाद हमें लगेगा कि अब ये फिर से रिजुवेनेशन के लायक हो गया है, या फिर इसे दूसरा बनाने के टाइम आ गया है। ये है क्षणभंगुरवाद या फिर क्षणिकवाद, क्षणभंगवाद, मोमेंटरीनेस। एवरीथिंग इज मोमेंटरी। इसमें एक बहुत अच्छा, अभी रिसेंटली बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री आया था जिसमें बच्चे के फोटो को दिखाया गया था। बेसिकली क्षणभंगवाद को समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कभी कभी हमारे घर में कोई रिलेटिव आते हैं बहुत सालों के बाद, लेट से 10-15 साल बाद कोई हमारा रिलेटिव हमसे मिल रहा है, बचपन में हमसे मिला था और फिर अचानक से अरे इतना बड़ा हो गया, इत्तू सा था इत्तू सा। और वो कपिल शर्मा के शो का एक डायलॉग, बिल्कुल मटर के दाने जितना बड़ा था, इत्तू सा था इत्तू सा। वो बेसिकली वही है। आप इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा चाइल्ड है जिसका हम एवरी डे एक पिक्चर क्लिक करते हैं, जिस दिन से वो पैदा हुआ है उस दिन से लेकर के उसके बड़े होने तक, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, इस तरीके से हम फोटो को ले रहे हैं। जब हम उसे एवरीडे देखेंगे तो हमें उसके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब जो ग्रोथ हो रहा है, वो दिखाई नहीं देगा। चाहे बच्चा हो या कोई भी पेड़ पौधा है, हर वो चीज जो ग्रो कर रही है उसके बारे में आप सोच करके देखिए, आपको उसका चेंजेस बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो एवरी सेकंड क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। यही चेंजेस है हमारा क्षणिकवाद। एवरीथिंग इज मोमेंटरी, हर चीज चेंज हो रहा है। अब एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक ट्री है, लेकिन ट्री जब ओरिजिनेट हो रहा था या फिर किसी सीड में जर्मिनेशन हो रहा था, एक बीज में जर्मिनेशन होकर के वो पौधा बन रहा था, तब हम देखते हैं कि सीड में क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हुआ सबसे पहले, इसके बाद इसमें पौधा बना, मतलब जिसे हम कह सकते हैं प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, प्लांटेशन, और फिर ग्रो हुआ, तो हम इसे कह सकते हैं प्लांटेशन। सपोज इसे हम मान लेते हैं मोमेंट 1, इसे हम मान लेते हैं मोमेंट 2, एंड देन प्लांटेशन जो है वो प्लांट जो है और आगे बढ़ने लगा, ग्रो करने लगा, तो हम इसे फिर से लिख लेते हैं प्लांट, और ये मोमेंट 3। एवरी सेकंड ये ग्रो कर रहा है, बदल रहा है, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। एवरी मोमेंट दिस और प्लांट इज चेंजिंग। ये तो हमारा एग्जांपल है एक नॉर्मल सा प्लांट का। इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हमारे हेयर्स का, नेल्स का, या फिर कोई भी जो बच्चा बड़ा हो रहा है। अब इसमें आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो सीड जर्मिनेट हुआ है, इसे मैं कॉज कह सकता हूं, क्योंकि यही एक इफेक्ट को जन्म दिया जो कि एक पौधे के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, मोमेंटरी वन में हमारा ये इफेक्ट हो गया, इस मोमेंट 1 में ये इफेक्ट बन गया। इस इफेक्ट के होते ही क्या कॉज है, कॉज तो यहां पर नहीं है। कैसे हो सकता है, क्योंकि यही कॉज है जो इस इफेक्ट को जन्म दिया है। तो जब इस इफेक्ट को जन्म दे रहा है तो ये खत्म हो जा रहा है, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। वंस अगेन,
ये जो सीड जर्मिनेट हुआ और आगे प्लांट बना, इस प्लांट का ये कॉज है और ये प्लांट इसका इफेक्ट है। तो जब ये इफेक्ट अपीयर हुआ तब हम यहां पर देख रहे हैं कि कॉज जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। सिमिलरली अब ये इफेक्ट कॉज बन गया किसके लिए? भाई हमने लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन में यही ना देखा था कि किस तरीके से यहां पर हमारा जो पिछले वीडियो में कि इग्नोरेंस जो है कॉज है अगले इफेक्ट के लिए, फिर ये जो इफेक्ट है अगेन कॉज बन गया अगले इफेक्ट के लिए। और इस तरीके से हमने 12 लीनियर लिस्ट को ऑब्जर्व किया था कि हमारे जो एग्जिस्टेंस का मेन कॉज क्या है वो हमने देखा था। ठीक उसी तरह ये जो हम यहां पर मोमेंट 2 में प्लांट का जो साइज देख रहे हैं या फिर उसका ये हमारा इफेक्ट हो गया। मोमेंट 2 में जो हम प्लांट देख रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस देख रहे हैं इस प्लांट का, वो इफेक्ट हो गया किसका? इस कॉज का। तो वंस अगेन जब ये इफेक्ट अपीयर हुआ तो मोमेंट 1 का जो प्लांट था वो डिसअपीयर हो गया। क्लियर? ठीक वैसे ही यहां पर, यहां से हमें एक चीज समझने को ये मिल रहा है कि इफेक्ट जैसे ही अपीयर होता है इसके पीछे का जो कॉज है वो डिसअपीयर हो जाता है। अगर ये आपको समझ में नहीं है तो ऐसे समझिए इसे, क्या ये पॉसिबल है कि मोमेंट 1 में जो प्लांट था वो मोमेंट 2 में दोनों एक साथ एक ही समय में एग्जिस्ट करें? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कि मोमेंट 1 और मोमेंट 2 में जो प्लांट था वो एक साथ एक ही समय में एग्जिस्ट करें। इसीलिए कहा गया है कि ये फ्लो है, एक कंटिन्यूटी है कि जैसे ही एक कॉज इफेक्ट को जन्म देता है कॉज खत्म हो जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर ऐसा है तो फिर चीजें हमें परमानेंट नजर क्यों आती है? अगर मोमेंट 1 का कोई भी ऑब्जेक्ट मोमेंट 2 के ऑब्जेक्ट को जन्म दिया और ये खत्म हो गया, तो फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट नजर क्यों आ रहा है? इसका एग्जिस्टेंस को हम परसीव कैसे कर पा रहे हैं? इसका जवाब आपको यहीं पर बेसिकली हीनिया नाम दिया गया है, बट यहां पर हम समझते हैं। और वो एक्सप्लेनेशन कैसे है कि ये जो एग्जिस्टेंस है एवरी मोमेंट में ये आइडेंटिकल है उस मोमेंट के साथ। दिस एग्जिस्टेंस इज आइडेंटिकल विद द मोमेंट। इट इज अ इंस्टेंट ऑफ इट इज अ पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। ये सिर्फ इंस्टेंट है, ये आइडेंटिकल है किसके? इस मोमेंट के। ये जो हमने लिखा है मोमेंट, ये एन यहां पर मोमेंटरी एग्जिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल है इस मोमेंट के। इसीलिए जो हमारा नेक्स्ट सक्सेशन है, जैसे इसके लिए ये नेक्स्ट सक्सेशन है, इसके लिए ये नेक्स्ट सक्सेशन है और ये इसके लिए ये नेक्स्ट सक्सेशन है, तो ये जो सक्सेशन है ये मोमेंटरी है और ये सभी एक दूसरे से स्टिक्ड है, लिंक्ड है एक लिनियर पाथ में, जिसकी वजह से ये हमें एक इल्यूजन देते हैं, आभास देते हैं। किस चीज का? इनके एग्जिस्टेंस का, इनके होने का। वंस अगेन ये जो एग्जिस्टेंस है ये आइडेंटिकल है मोमेंट के साथ, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है एक लिनियर पाथ में। और यही इनका जो लिंकेज है वो हमें इल्यूजन देता है। किस चीज का? इनके परमानेंट होने का, इसके एग्जिस्टेंस का हमें इल्यूजन देता है। क्लियर है? हमने यहां पर सीखा कि हर चीज मोमेंटरी है, इसका एग्जिस्टेंस भी मोमेंटरी है, बट वो आइडेंटिकल है मोमेंट के साथ, जिसकी वजह से हमें इल्यूजन होता है इसके एग्जिस्टेंस का। दैट्स इट। आपको क्षणिकवाद में सिर्फ इतना ही लिखना है। इसके जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर फेसबुक में मिल जाएंगे, ताकि आप उसमें आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकें। यहां पर समझ लीजिए कि एग्जिस्टेंस है वो मोमेंटरी है और इस हर एक मोमेंट में
जो एग्जिस्टेंस है वो उसके साथ इंस्टेंट है। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो हम अब अपने अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगला हमें यह समझना है कि जो हमारा लॉ ऑफ कर्म है, गीता में हमने देखा है कि जो इंसान कर्म करता है या फिर कोई भी कर्म किया जाता है उसका फल जरूर मिलता है। लॉ ऑफ कर्म ये कहता है। लेकिन अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो मोमेंटरी है और सक्सेशन ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस इल्यूजन। हमने अभी देखा कि ये जो इनका सक्सेशन है वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें सारी चीजें कांस्टेंट और अनइंटरप्टेड महसूस हो रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये चीजें रियल है। बट यहां पर हमने देखा कि जब मोमेंट 1 मोमेंट 2 को प्रोड्यूस किया, मोमेंट 2 को जब प्रोड्यूस किया तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो फिर आपको लॉ ऑफ कर्मा जो है ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जिसने कर्म किया है, कर्मा, और इसका फ्रूट उसी इंसान को कैसे मिलेगा। सपोज आप एग्जांपल लीजिए कि एक इंसान जिसने बहुत बड़ी जमीन पर बहुत सारे फ्रूट्स का, फ्लावर्स का, फल का जो पेड़ है वो लगाया, प्लांटेशन किया, और फिर जब उन सभी ट्रीज से फ्रूट लेने का टाइम आया तब उसकी डेथ हो गई। तब जाहिर सी बात है कि उसका जो मेहनत है, उसका जो कर्मा है, उसका फ्रूट कोई और ले रहा होगा नेचुरली। तब इसे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तभी जो मोमेंटरीनेस है, ये क्षणिकवाद है, इससे दो चीजें डिराइव होती हैं। एक का नाम है कर्त नाशा, जो कि लॉ ऑफ कर्मा से थोड़ा सा आपको देखना कि कैसे समझ में आ रहा होगा। कर्त नाशा, कर्त नाशा, ये कहीं कहीं पर आपको कर्ता प्रणासा भी दिखेगा, कर्ता प्रणासा। और दूसरा यहां से डिराइव होता है, उसका नाम है अकर्त, अकर्तभ्यु, अकर्तभ्यु गामा। ये हिंदी के शब्द हैं, थोड़े से क्लिष्ट हैं। इसे बस ऐसे समझते हैं कि कर्तनाशक मतलब है कि जिस व्यक्ति ने काम किया, कर्मा किया, उसका फ्रूट कोई और रिप कर रहा है, उसका फल कोई और ले जा रहा है। क्या है इसका मतलब। कर्तनाशक मतलब काम किसी ने किया हो, कर्मा कोई और किया हो, फल कोई और ले रहा हो। ये पॉसिबल है किससे, मोमेंटरीनेस से, क्योंकि चीजें मोमेंटरी है। मोमेंट 1 में किसी ने काम किया और सपोज जो कर्मा करने वाला था उसकी यहां पर डेथ हो गई, तो उसका जो फ्रूट है वो किसी और को मिल रहा होगा। और इसी में दूसरा है अकर्तव्यगामा। इसका मतलब ऐसा इंसान जिसने कोई कर्म ही नहीं किया हो लेकिन उसको फल मिल रहा हो। आप कई बार देखते होंगे ऐसे अपने लाइफ में कि कोई बहुत मेहनती है, उसे फ्रूट नहीं मिल रहा है अपने काम का, उसे अपने कर्मा का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई और है जो कुछ नहीं किया फिर भी उसे बहुत अच्छा फल मिल रहा होता है। ये दो कंसेप्ट है। वो कहां से डिराइव हो रहा है, इस क्षणिकवाद से। ये है हमारा क्षणिकवाद का पूरा टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है अनात्मवाद या फिर नैरात्मवाद। ध्यान रखिएगा हमारा जो पहला टेबल है हम उसी के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें पहला हमने देखा क्षणिकवाद, अब दूसरा है अनात्मवाद या फिर नैरात्मवाद। इसमें हम देखते हैं कि जो आत्म है, ये आत्म, इसके एग्जिस्टेंस को अब हम प्रूफ करेंगे कि ये रियल नहीं है। जिसे कह लीजिए ईगो। यहां पर ईगो का मतलब वो नहीं है ना जो हम नॉर्मल टर्म में समझते हैं
हम समझते हैं कि अगर कोई इंसान घमंडी है तो हम उसे इगोइस्टिक है कहते थे, यहाँ पर वो ईगो नहीं है। यहाँ पर ईगो का मतलब है आत्म, सेल्फ। क्या ये जो सेल्फ है वो भी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जिसे कहा जाएगा अनात्मवाद। अब इसे देखते हैं कि ये जो सेल्फ है, या फिर कह लीजिए ये जो सेल्फ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके लिए एक नाम दिया गया है नो ईगो या फिर अनात्मवाद। इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से है या नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं। जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं तो पहले हमें समझना होगा कि ये जो सेल्फ है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। क्या जो सेल्फ मतलब हम, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, उसे अभी देखते हैं। ये जो सेल्फ हम कह रहे हैं ये किन किन चीजों से मिलकर के बना है। सबसे पहले द बॉडी, जिस मैटर से हमारा बॉडी बना है, और ये जो बॉडी बन गया इसे हम कह सकते हैं रूपा। ये हमारा जो रूप है, हमारा स्वरूप है, ये जो बॉडी है, मैटर है, इससे मिलकर सेल्फ बना है। देन कम्स वेदना। वेदना मीन्स द फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन। वो सारे एहसास, वो सारे फीलिंग्स जो हमारे अंदर आते हैं, वो सब कहलाएगा वेदना। देन कम्स विज्ञाना। ये हिंदी में विज्ञाना है, बट इंग्लिश में ये विज्ञाना लिखा है। विज्ञाना का मतलब है सेंस बेस्ड परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेंसेस हैं हमारे, जो 6 सेंसेस हैं, उनसे जो भी ऑब्जेक्ट का हमें परसेप्शन होता है वो सब कहलाएगा विज्ञान। ये रूपा, वेदना, विज्ञान, इन तीनों से मिलकर हमारा सेल्फ बना है। इसमें और क्या हो सकता है ऐड? एक है संस्कार। संस्कार जो हमारा डिस्पोजिशन है, डिस्पोजिशन हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर, जो हम सीखते हैं, हमारा बिहेवियर। एंड देन कम्स आवर कंसेप्चुअल थॉट्स, which is समझना, कंसेप्चुअल थॉट्स। ध्यान दीजिए, जो हमारा सेल्फ है वो इन 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है। क्या क्या? रूपा, वेदना, विज्ञाना, संस्कारा एंड समझना। अब इसके डीप डिटेल में नहीं जाने कि सब सारी चीजें क्या क्या है, बस अगर आप एक एक लाइन भी लिख देते हैं तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। मेनली यहाँ पर आपको अनात्मवादम बताना है कि ये जो सेल्फ है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए आपने 5 एलिमेंट्स यहाँ पर बता दिए कि इन सभी से मिलकर के हमारा सेल्फ बना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 ऊपर के हैं ये आपके टेंजिबल है थोड़े से, और ये दोनों इनटेंजिबल से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा सेल्फ बना है, क्या ये सब रियल है एक्चुअल में? ये बॉडी एक दिन खत्म हो जाता है, जिसका बर्थ हुआ है वो डेथ होगा, ओरिजिन हुआ मतलब डिस्ट्रक्शन भी होगा। देन कम्स वेदना, ये फीलिंग्स आप देखे होंगे, थोड़ी देर के लिए आपको प्लेजर होता है, खत्म हो जाता है, थोड़ी देर के लिए पेन होता है, वो भी खत्म हो जाता है। सुख और दुख मोमेंटरी वंस अगेन, तो वेदना भी इम्परमानेंट। देन कम्स विज्ञाना, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के साथ जो सेंसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट को परसीव कर रहे हैं, जब सेंस ही हमारा सेंसलेस हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट का परसीव या उनका परसेप्शन पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं। इमेजिन कीजिए कैसे कोई ऐसा इंसान जो पैरालाइज हो गया है, उसका कोई भी एक बॉडी पार्ट या फिर पूरा बॉडी, अब उसके सपोज पैर में पैरालाइज हुआ है तो पैर को काट कर ले जाइए, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो क्या ये विज्ञाना परमानेंट है? नहीं। रियल है? नहीं। देन कम संस्कारा और डिस्पोजिशन, ये दोनों तो इनटेंजिबल चीजें हैं, तो ये कैसे हमारे रियल हो सकते हैं या परमानेंट हो सकते हैं?
एंड देन समझना, जब ये 5 एलिमेंट्स जिनसे मिलकर के ये सेल्फ बना है, ये 5 एलिमेंट्स ही परमानेंट नहीं है, रियल नहीं है, तो फिर ये सेल्फ कैसे रियल हो सकता है? हाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इज पॉसिबल? इसे ही कहा गया है अनात्मवाद। ये जो आत्म है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ इल्यूजन है, मेरली एन इल्यूजन। इल्यूजन टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ as a persisting entity is an illusion. To recognize ourselves as a persisting entity is an illusion. तो फिर ये सेल्फ है क्या? तो the self is interconnected stream of thoughts and desires. जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो बेसिकली एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रीम है, किसका? थॉट्स का और डिजायर। और अब जब आप ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा जो इंटरकनेक्टेड स्ट्रीम है थॉट्स और डिजायर्स का, वो भी क्या है? टेम्पोररी है। क्या है? टेम्पोररी है। इसलिए ये जो सेल्फ है वो, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नो ईगो, अनात्मवाद या फिर नैरात्मवाद। तो ये थे हमारे सिलेबस से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आज की सेशन में कवर करना था। इसके बाद जो हमारा था वो था संघटावाद और अर्थक्रियाकरित्व। ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ, अगर आपके पास कंक्लूजन के लिए थोड़ा सा समय बचा हो या फिर थोड़ा सा लाइन बचा हो, थोड़े वर्ड्स बचे हो, तो आप उसमें 1-2 लाइन ये लिख सकते हैं कि जब हम लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन को एक्सप्लेन करते हैं तब सबसे पहला वहां से डिराइव होता है क्षणिकवाद, दूसरा अनात्मवाद, तीसरा है संघटावाद और चौथा है अर्थक्रियाकरित्व। संघटावाद का मतलब यह है कि जो मैटर्स हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि सारी चीजें मोमेंटरी हैं, और मोमेंटरी भी कैसे? टेम्पररी स्ट्रीम्स जो इंटरकनेक्टेड है, टेम्पररी इंटरकनेक्टेड स्ट्रीम्स हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि संघटावाद भी क्या है? टेम्पररी है या फिर रियल नहीं है। और फिर अर्थक्रियाकरित्व में भी ठीक उसी तरह का यह है कि कोई भी इफेक्ट जब ओरिजिनेट होता है, जिसे हम कह सकते हैं सक्सेसिव इवेंट, वो प्रीसियस या फिर प्रिसाइडिंग इवेंट जो है प्रीवियस इवेंट से कैसा है? ये लिंक्ड है, कनेक्टेड है या फिर लिंक्ड है। इसी को हम कह सकते हैं कि each previous link, every previous link is sufficient to produce succeeding link. अर्थक्रियाकरित्व, जिसे कहा गया है कॉजल एफिशिएंसी। ये एफिशिएंट है प्रीवियस लिंक अपने सक्सेसिव लिंक को प्रोड्यूस करने के लिए, और जब सक्सेसिव लिंक प्रोड्यूस होता है प्रीवियस लिंक ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। ये मोमेंटरीनेस के अगला टॉपिक, जिसमें हम देखे थे कि लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन जो है 4 चीजें डिराइव होती है, उसमें से चौथा अर्थक्रिया। That's all for this video. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to our YouTube channel.